मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आपकी जो वर्तमान में परीक्षा की डेट उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड ने जो है घोषित किया है। पर्टिकुलर डेट तक घोषित करके ये संभावना जताई है कि सितंबर के 3rd वीक में ये एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये 20 के बाद सितंबर में कभी भी डेट आ सकती है, एग्ज़ाम हो सकता है। तो किन पदों के लिए ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड करा रहा है? जेल वार्डन, फायर ब्रिगेड और घुड़सवार आरक्षी, इसके लिए आवेदन पहले हो चुके हैं, जिसके लिए परीक्षा तिथि घोषित की गई है। और ये परीक्षा तिथि अभी संभावित है, पर्टिकुलर डेट अभी नहीं बताई गई है, ये बढ़ भी सकती है, लेकिन हम इसी को फोकस करके तैयारी करते हैं कि 20 सितंबर के बाद कभी भी हो सकती है। अच्छा, इसमें टोटल जो पद आपके हैं वो जेल वार्डन के 3012 पद हैं पुरुष आरक्षी के, जबकि महिला आरक्षी के जो पद हैं वो 626 हैं जेल वार्डन के। इसके बाद फायरमैन के जो पद हैं वो 2065 हैं, इसमें महिलाओं के पद नहीं हैं। और इसी तरह से घुड़सवार जो आरक्षी है इसके 102 पद हैं, इसमें भी महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है। तो टोटल मिलाकर के इस तरह से 5805 पद हो जाते हैं। इनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड एक लिखित परीक्षा कराएगा। जो लिखित परीक्षा जो है प्रश्न पत्र एवं OMR सीट पर होगी, अर्थात ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी। अब ये परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, प्रश्न पत्र क्या होगा और पाठ्यक्रम क्या होगा, तो इस पे मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ, अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। और ये आपको बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित मैं आपके क्लास बराबर लेता रहूँगा। तो आइए देखिए कि परीक्षा का प्रारूप क्या है। इस पद पे अंतिम रूप से चयनित होने के लिए आपको कुल 4 चरणों से होकर के गुजरना होगा। पहला चरण इसका होगा रिटन एग्ज़ाम, लिखित परीक्षा, जो कि आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। मैंने बताया कि पेपर और OMR सीट के आधार पे होगी। लिखित परीक्षा में मेरिट बनाई जाएगी, पदों के अकॉर्डिंग मेरिट बनाई जाएगी, और जो मेरिट ऑर्डर लिस्ट बनाई जाएगी वो पद के मल्टीपल में होगी। जैसे पदों की संख्या 5000 है तो 10 गुना 15 गुना यानी 50,000 या 75,000 लोगों को जो है अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। तो अगले चरण के लिए जो बच्चे आएंगे उन्हें शारीरिक मापदंड परीक्षण में शामिल किया जाएगा। शारीरिक मापदंड परीक्षण में आपकी ऊंचाई, वजन, चेस्ट आदि का मेज़र किया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा, जिन डॉक्यूमेंट्स का आपने मेंशन किया है अपने आवेदन में। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सफल पाए जाते हैं तो आपको तीसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा, जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। और इसमें आपकी शामिल है दौड़। अगर आप दौड़ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको चौथे पॉइंट के लिए बुलाया जाएगा, जो है कि मेडिकल टेस्ट, आपका शारीरिक चिकित्सा परीक्षण। तो इस तरह से 4 चरणों से गुजरना है आपको, और अंतिम रूप से चयनित होने के लिए इन चारों चरणों को आपको पार करना होगा। अब मैं आपसे बात करूँगा लिखित परीक्षा क्या है और किस तरह की है, आइए देखते हैं। ये रिटन एग्ज़ाम का प्रारूप आप देखिए। जो आपकी लिखित परीक्षा है, पहली चीज़ तो ये ऑफलाइन है। इसका पूर्णांक 300 अंक का होगा, यानी टोटल जो परीक्षा है आपकी 300 अंक की होगी। और इसमें 150 प्रश्न दिए होंगे, यानी एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। अब इस प्रश्न पत्र के 4 भाग होंगे और ये बिल्कुल आरक्षी भर्ती परीक्षा 2018 जैसा होगा। तो यहाँ पे 4 भाग होंगे। भाग 1 सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी का होगा, जिसमें टोटल 38 क्वेश्चन दिए होंगे। दूसरा भाग सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें 37 क्वेश्चन दिए होंगे। तीसरा भाग आपका आंकिक योग्यता एवं तर्क शक्ति का होगा, जिसमें 38 क्वेश्चन दिए होंगे, यानी 38। और चौथा भाग आपका अभिरुचि परीक्षण, मानसिक परीक्षण एवं बुद्धिलब्ध का होगा, जिसमें 37 क्वेश्चन दिए होंगे। यानी ये GS का है, ये आपका हिंदी का है, ये मैथ का है और ये रीजनिंग का है। कॉमन रूप से यही पूछा आपसे जाता है। इस सिलेबस को मैं आपको लिमिटेड कर दूंगा, तब आपको उलझन नहीं होगी और लगेगा कि काफ़ी कम सिलेबस है। अभी उलझा हुआ लिखा रहता है सिलेबस, तो आपको ज़्यादा लगता है। तो टोटल 38, 37, 38 और 37 मिलाकर 150 क्वेश्चन हो गए। ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, यानी 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स। अब यहाँ पे 25% ऋणात्मक अंकन की
दिया जाएगा। मतलब क्या है, 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की गई है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.5 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो जरा से ये नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, एक उदाहरण के जरिए आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक उदाहरण आप देखिए, जब 25% माइनस मार्किंग हो, निगेटिव मार्किंग हो 25% यानी 1/4 और 2 मार्क्स एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 मार्क्स हो। एक बच्चे ने सपोज 100 प्रश्न हल किए, जो साल उसने प्रश्न किए वो 100 किए, यानी OMR सीट में उसने 100 गोले काले किए। अब इसमें से चेक करने पे 80 सही पाए गए और गलत 20 पाए गए। तो देखते हैं इसे मार्क्स कितने मिलेंगे। चूँकि 25% निगेटिव मार्किंग है तो 25% का मतलब 1/4 होता है। तो तुरंत गलत को आप बटा 4 कर दोगे और बटा 4 करते ही ये 5 क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये जो 5 क्वेश्चन का आपका दंड है ये सही से कटने वाला है, यानी 80 आपने हल किए थे और 80 से 5 निकल गया। अब आपके पास सिर्फ 75 क्वेश्चन बच रहा है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसलिए आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे और जो कि 300 में 150 है ये 50% होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ से आपको मतलब नहीं है, जो आपने सही किए हैं उससे माइनस होगा और क्या माइनस होगा, गलत का बटा 4। तो इस तरह से आपका ये एग्ज़ाम है और बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही एक आपके सामने अच्छा अवसर आया है, पढ़ने का मौका मिला है। तो इसको आप पूरी तन्मयता के साथ दीजिए। और इसका सिलेबस क्या है, मैं एक बार आपको सिलेबस पूरा नोट करा देता हूँ, आप सिलेबस नोट कर लीजिए और इसके टॉपिक टू टॉपिक मैं वीडियो डालता रहूँगा, आप देखते रहिए। आइए देखते सिलेबस क्या है। आपका इस एग्ज़ाम के लिए जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी डिटेल्ड है और इसके टोटल 4 पार्ट है। पहले में आपका सामान्य ज्ञान समसामयिकी का है, जिसमें भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान, भारत की राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय कृषि क्या है। तो इस तरह से पूरा डिटेल आपका है। मैथ के सारे चैप्टर डिटेल्स में है, सामान्य हिंदी आपकी डिटेल्स में है और रीजनिंग के सारे डिटेल हैं। तो इस पाठ्यक्रम का PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम में अकाउंट में PDF डाल दूंगा और आपको लिंक इसी वीडियो में दे दूंगा। तो इसी वीडियो के लिंक से आप जा कर के टेलीग्राम से PDF लोड कर लीजिएगा पाठ्यक्रम का डिटेल में, और उस पाठ्यक्रम को आप अपने रजिस्टर में नोट करके पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली एक बात बताना चाहता हूँ कि जो GS वाला एरिया है, यहाँ पे जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इतिहास पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो पर्टिकुलर परीक्षा के लिए ही होते हैं, उन टॉपिकों को अक्सर नहीं पढ़ते हैं। तो इस परीक्षा में मैं उन टॉपिकों पे बात करूंगा जिनको आप अक्सर छोड़ देते हैं। जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है विमुद्रीकरण एवं उसका प्रभाव, यानी डेमोटाइजेशन क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ा, अब तक भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ, ये किस तरह की आर्थिक गतिविधि है, तो इस पे बात करूंगा। वस्तु एवं सेवा कर क्या है, GST पे बात करूंगा आपसे। सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन क्या है, इस पे बात करूंगा आपसे। आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद क्या है, यानी इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म एक्टिविटी, ये क्या है, साइबर क्राइम क्या है, समसामयिकी यानी नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं, समसामयिक घटनाएं हैं, उस पर बात करूंगा। इसके बाद इस परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है उत्तर प्रदेश विशेषांक। आपके जो 38 क्वेश्चन GS से पूछे जा रहे हैं उसमें से 7 से 8 सवाल उत्तर प्रदेश विशेषांक से होंगे। तो ये UP स्पेशल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके हम 12 से 14 वीडियो आपके डालेंगे, आप हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, भौतिक विभाजन क्या है, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन क्या है, उद्योग क्या है, खनिज क्या है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्या है, साहित्य क्या है, शिक्षा क्या है, तो इसके बारे में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था यहाँ की, वाणिज्य क्या है यहाँ पे। तो एक एक पॉइंट पे मैं आपसे बहुत ही डिटेल में बात करूँगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो सरकारी योजनाएँ हैं, जो पब्लिक वेलफेयर में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं, अक्सर ये परीक्षाओं में ये पूछ ली जाती हैं। तो UP स्पेशल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। बाकी हमने आपको बताया कि सिलेबस PDF में दिया है, वहाँ से देख लीजिए और पढ़ते रहिए।
दो टॉपिक और महत्वपूर्ण हैं, एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएनओ से शुरू होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ से। संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया यानी आईएमएफ हो गया, विश्व बैंक हो गया, इस तरह से डब्ल्यूटीओ हो गया। बहुत सारे संगठन हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय संगठन पे आ जाएंगे जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कल्याण आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। कहने का मतलब है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सही होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से सवाल आएगा चूँकि ये सिलेबस का एक पार्ट है। और उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ हमारे राजनीतिक संबंध कैसे हैं, आर्थिक संबंध कैसे हैं, सीमा पे हमारे किस तरह के संबंध है, तो इनके बारे में बात करेंगे। और ये जो सार्क के मेंबर हैं यानी दक्षेस के मेंबर हैं, जो कि आपके 8 मेंबर हैं, अगर हम इन्हें पढ़ लें तो पर्याप्त होगा। तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे, तो जीएस के जो मेन पॉइंट है उस पर मैं बात करूंगा। बाकी आप पॉइंट इतिहास है, ज्योग्राफी है, संविधान है, ये आप पढ़ते रहते हैं, आप उसको पढ़ते रहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट जब हम लोग मैथ में आएंगे तो मैथ के लगभग सभी टॉपिकों पे बात करूंगा। और इसके बाद जनरल हिंदी में, जनरल हिंदी का बहुत ही बड़ा सिलेबस इसमें है, बहुत ही डिटेल है, ग्रामर के लगभग सारे पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें आपका अलंकार हो गया, छंद हो गया, और रस हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग है, प्रत्यय है। तो काफ़ी बड़ा सिलेबस दिया हुआ है, आपको मेन चीज़ें मैं बताऊंगा, बाकी आप पढ़ते रहिए। और इसके बाद रीजनिंग के मेन पॉइंट, तो एक तो मॉडल पेपर भी इसके पीडीएफ में डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। सिलेबस आप ज़रूर जो है टेलीग्राम अकाउंट दिया रहेगा, अभी आप उससे देख लीजिएगा और पीडीएफ जा कर के लोड कर लीजिएगा। आप इसकी तैयारी करिए और मैं आपको इसके मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस सेट 150 क्वेश्चन के डाल दूंगा, 2-3 पेपर डाल दूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लस मेन में वीडियो, अल्प समय है चूँकि पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अल्प समय में मेन वीडियो डाल दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।